बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहें। क्विक रिव्यू कर लें, पार्ट 1 के अंदर मैंने क्या क्या बातें बताई थी। क्विक रिव्यू, पार्ट 1 के अंदर हमने थर्मोकेमिस्ट्री को समझा था। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, हमने थर्मोडायनामिक्स को समझा था। थर्मोडायनामिक्स क्या है, सिस्टम को समझा था, सराउंडिंग को समझा था, बाउंड्री को समझा था, और बाउंड्री की बुनियाद के ऊपर सिस्टम की 3 टाइप्स जो हैं उनको हमने समझा था। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। और हम थर्मोडायनामिक टर्म्स कर रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये थर्मोडायनामिक्स टर्म्स जो हैं ये 8 हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से 3 जो है हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके। सिस्टम को डिस्कस कर चुके, सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर चुके, बाउंड्री को डिस्कस कर चुके, 3 को डिस्कस कर चुके। इस वीडियो के अंदर हम चौथी थर्मोडायनामिक्स टर्म मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, एंट्रोपी, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ फंक्शन और एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, और उसके लास्ट में एक सेल्फ असेसमेंट है, उसको भी देखेंगे। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर जो है वो इसके ऊपर बात होगी। नंबर 4, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। दोबारा सिस्टम को ज़रा क्विक रिव्यू कर लें आप। मैंने सिस्टम को समझाने के लिए एक बीकर, उसके अंदर पानी और उसके अंदर HCl आपने डाला है 200 ग्राम और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला है 100 ग्राम, और इन दोनों ने रिएक्ट किया है आपस में इसी पानी के अंदर। उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बना है और वाटर बना है। ये मैंने एग्जाम्पल देके आपको सिस्टम को समझाने की कोशिश की थी कि जब हम सिस्टम किसी को कहते हैं तो उसके पीछे तो किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी चीज़ को सिस्टम कहते हैं, ये बात मैंने समझाई थी। दूसरी बात मैंने समझाई थी कि सिस्टम आपकी अपनी मर्ज़ी का होता है। जो चीज़ आपके अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिस चीज़ पर आप वर्क कर रहे हो, वो आपका सिस्टम है। ये सबसे अहम तरीन मैंने बात बताई थी, और मैंने ये मिसाल दे के समझाया था कि नॉर्मली सिस्टम जो है वो रिएक्टेंट्स को लिया जाता है। जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की एनर्जी में चेंज आ रहा है। अब सोडियम क्लोराइड और वाटर की एनर्जी की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जो सिस्टम को समझ रहा हूँ, मेरे लिए जो सिस्टम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर मेरे लिए सिस्टम सोडियम क्लोराइड और वाटर होता तो मैं यही बात इनके लिए करता, कि जब मैं कहता कि सिस्टम की एनर्जी में चेंज आ रहा है तो मैं इनकी बात करता। किसी दूसरे के लिए सिस्टम क्या हो सकता है, ये मिक्सचर जिसमें पानी भी शामिल है, पानी के अंदर ये HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इनके नतीजे में बनने वाला सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये उसके लिए सिस्टम होगा। ये सल्यूशन, ये मिक्सचर उसके लिए सिस्टम होगा। ठीक है, तो जब वो कहेगा कि सिस्टम का पहले टेम्परेचर कुछ था, अब टेम्परेचर कुछ हो गया, तो उसके लिए सिस्टम क्या है? उसके लिए सिस्टम ये मिक्सचर है। वो इस मिक्सचर की बात कर रहा है, इस पानी और उसके अंदर इन सब की मौजूदगी की बात कर रहा है, और उसके नतीजे में बोल रहा है कि जबकि इस सिस्टम का टेम्परेचर पहले कुछ था, अब जो है वो कुछ हो गया है, तो उसके लिए सिस्टम ये है, ये पानी। किसी तीसरे के लिए सिस्टम जो है वो बीकर भी हो सकता है, बीकर, पानी और ये सब कुछ भी हो सकता है। तो जब वो कहेगा कि सिस्टम के टेम्परेचर पहले कुछ था, अब सिस्टम का टेम्परेचर कुछ हो गया है, तो वो ओवरऑल पूरे इस कंटेनर की भी बात कर रहा है, इसके अंदर मौजूद मिक्सचर की भी बात कर रहा है, और मिक्सचर में मौजूद HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर की भी बात कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ज़रा सिस्टम की डेफिनेशन कैसे चेंज हो रही है। तीनों
पर्सपेक्टिव में। पहले केस के अंदर किसी के लिए सिस्टम ये था, सिर्फ रिएक्टेंट्स। दूसरे केस के अंदर सिस्टम किसी के लिए ये मिक्सचर था। तीसरे केस में सिस्टम जो है किसी के लिए ये बीकर और उसके अंदर मौजूद ये मिक्सचर और उसमें मौजूद ये सब कुछ है। तो इन अ नटशेल अगर बात करूं तो सिस्टम की डेफिनेशन से पीछे मत हटिएगा और ध्यान से ज़रा न्यूमेरिकल्स, MCQs, क्वेश्चंस को देखिएगा कि वो सिस्टम आपको जब बता रहा है कि ये सिस्टम है तो वो सिस्टम बोल किसको रहा है। हो सकता है कि वो सिस्टम सिर्फ एक रिएक्टेंट को बोल दे, HCl को। तो इन अ नटशेल अब दोबारा मैं कंक्लूड करूं सिस्टम को, तो सिस्टम क्या है? वो चीज़ जो कि आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो चीज़ जो आपके लिए अहमियत रखती है, वो चीज़ जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसको जो है आप सिस्टम कहते हैं। 3 मिसालें मैंने दे के समझाई है। किसी के लिए सिस्टम ये रिएक्टेंट्स हैं, किसी के लिए सिस्टम ये पूरा मिक्सचर है जो कि अंदर मौजूद है, और किसी के लिए सिस्टम जो है ये उसमें ये बीकर भी शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, ज़रा इसको भी देख लें आप। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम, सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ये थर्मोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है ना, और इसमें थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक चल रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम के गिर्द घूमता है। अगर आप सिस्टम को अभी भी अच्छे से नहीं समझ पाए ना, तो फिर आप आगे नहीं समझ पाएंगे। ये घूम जाएगा आपका दिमाग कि ये थर्मोकेमिस्ट्री पता नहीं क्या भला है यार। इसीलिए पार्ट 1 जो है वो देख के सिस्टम के कॉन्सेप्ट को मज़ीद पक्का कर लीजिए। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ से मतलब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, मुतवातिर वीडियोज़ के अंदर बताई है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खुसूसियात। हर चीज़ की कुछ ज़ाहिरी खुसूसियात होती हैं, कुछ बातिनी खुसूसियात होती हैं, कुछ जो है वो एक्सपोज्ड क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ हिडन क्वालिटीज़ होती हैं। इस मार्कर को ही ले लीजिए कि ये हो सकता है दिखने में इतना अच्छा ना हो, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सपोज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़ाहिरी खुसूसियात हैं, जिसको आपको अपनी आँख से नज़र आ रहा है कि इसकी शेप वगैरह ये वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इसका कलर भी जो है वो इतना वाइट नहीं रहा, ये वो। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये पुराना तो हो गया है, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं कि ये लिखता बहुत अच्छा है मेरे नज़दीक। ठीक है, तो ये बात है कि इसकी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसी तरह सिस्टम भी जो है उसकी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। हम सिस्टम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, उसकी ज़ाहिरी खुसूसियात की बात कर रहे हैं, और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की, ये भी सिस्टम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं। ये बात याद रखिएगा। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आपसे कोई सवाल पूछता है, मेन चीज़ ये कि आप इस काबिल हों कि उसका इस सवाल का जवाब दे सकें। आपसे पूछता है भाई ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम क्या है, तो आप बोलें भाई ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की। तो आपसे पूछेगा क्या सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, आप बोलें नहीं, सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ माइक्रोस्कोपिक नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको स्पेशली आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कह रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच इज़ रिलेटेड, जिनका ताल्लुक़ किससे है, विच इज़ रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ मैटर, रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ मैटर। ये वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो किससे मुताल्लिक़ हैं, सिस्टम के अंदर मौजूद अमाउंट ऑफ मैटर, कि ये सिस्टम जो है इसका अमाउंट कितना है, इसकी मिकदार कितनी है, ज़्यादा है या कम है। समझ में आ रही है बात आपको? अभी मैं आपको बताता हूँ, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे ना, जैसे कि टाइप्स इसकी आप नोट कर लें। 2 किस्म की टाइप्स हैं इसकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी कहलाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़
जो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अब इसको देख लें, क्योंकि टाइप्स आप समझेंगे तो ये आपको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ जाएंगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ intensive properties not dependent on quantity of matter. Intensive properties not dependent on quantity of matter. ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट नहीं करती। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल इसकी नोट कर लीजिए, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। अब जब मैं एग्जाम्पल्स को क्लियर करूँगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। प्रेशर है, प्रेशर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रेशर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है, मेल्टिंग पॉइंट है, एटसेट्रा, मेल्टिंग पॉइंट है, एटसेट्रा। ठीक है भाई, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। मतलब सिस्टम का अमाउंट अगर 2 ग्राम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम का अमाउंट जो है वो अगर 200 ग्राम है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम का अमाउंट अगर 2 लाख ग्राम है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिस्टम का जो अमाउंट है, जो उसका मास है, जो उसकी क्वांटिटी है, उससे इस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, जैसे कि प्रेशर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, एटसेट्रा। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ प्योरली जो है वो डिपेंड करती होंगी एग्जैक्टली, क्योंकि इंटेंसिव का उलट होगा ना, तो ये वो हैं डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर मास, मास है, वॉल्यूम है, मास है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, एंथैल्पी है, मोल्स हैं, एटसेट्रा। अब यहाँ जो हमने अभी सिस्टम की एग्जांपल ली थी, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सपोज़ करें अगर आपका सिस्टम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अमाउंट पर है। 2 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका मास कुछ होगा, उसका वॉल्यूम कुछ होगा, उसकी एनर्जी कुछ होगी, उसकी एंथैल्पी कुछ होगी, उसके मोल्स कुछ होंगे। 200 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है उसका मास कुछ होगा, उसका वॉल्यूम कुछ होगा, उसकी एनर्जी कुछ होगी, उसकी एंथैल्पी कुछ होगी। 2 लाख ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका मास कुछ होगा, उसका वॉल्यूम कुछ होगा, उसकी एनर्जी कुछ होगी, उसकी एंथैल्पी कुछ होगी। तो ये जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, जो कि डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ मैटर पर, सिस्टम के अमाउंट के ऊपर। जबकि यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसका इससे कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप सिस्टम के तौर पे लेते हैं इसी एग्जाम्पल के अंदर, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ग्राम है या 200 ग्राम है या 2 लाख ग्राम है, प्रेशर को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो प्रेशर जो है वो 2 ग्राम का होगा, वही प्रेशर 200 ग्राम का होगा, वही प्रेशर 2 लाख ग्राम का होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके 2 ग्राम का आ रहा है HCl, वही जो है वो 200 ग्राम का आएगा, वही जो है वो 400 ग्राम का आएगा। ठीक है भाई, ये हो गया मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब एंट्रोपी जो है इसको भी देख लें। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये एक बिल्कुल चेंज टॉपिक है,
अभी तो सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, ठीक है, आसानी से। इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डर। मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। अब ये HCl जो आपने लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया है, क्या ये तबाह हुए बग़ैर, इसके टूटे बग़ैर, इसके डिसऑर्डर हुए बग़ैर, इन दोनों के, क्या सोडियम क्लोराइड और H2O बन सकता है? बन ही नहीं सकता ना भाई। एक वजूद को अपनी हस्ती को फना करना पड़ेगा दूसरे वजूद को बनाने के लिए। तो ये जो HCl है ये टूटेगा, डिसऑर्डर होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, क्लोरीन के एटम अलग होंगे, ये जो है वो अलग होंगे, सोडियम अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, फिर ये दोबारा मिलेंगे। तो इनका डिसऑर्डर होना ज़रूरी है, इनका टूटना फूटना ज़रूरी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना डिसऑर्डर हुआ, कितना, हाउ मच, तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? अब इसका जवाब आपके पास यही होगा कि सर ये पूरा का पूरा डिसऑर्डर हो गया या इसमें से थोड़ा डिसऑर्डर हो गया। तो ये पूरा का पूरा या थोड़ा, ये नहीं, वैल्यूज़ में बात करें, वैल्यूज़ में, यूनिट्स में बात करें। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एंट्रोपी, कि आप किसी चीज़ के, बल्कि किसी चीज़ क्यों लें, हम सिस्टम की बात करते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम था ये डिसऑर्डर हुआ है और यही सिस्टम फिर ऑर्डर होके तरतीब पकड़ के ये बन गया। पहले खुद ऑर्डर्ड फॉर्म में था, फिर ये डिसऑर्डर्ड हो गया, बेतरतीब हो गया। तो कितना हुआ है, 2 किलो हुआ है, 4 किलो डिसऑर्डर हुआ है, 5 किलो डिसऑर्डर हुआ है? आप मुझे इसमें बताएं, मुझे ये ना बताएं कि ये जो है सर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हुआ था या ये कम डिसऑर्डर हुआ था। नहीं, मुझे वैल्यूज़ में बताएं, मुझे यूनिट्स में बताएं। 2 किलो डिसऑर्डर हुआ है, 5 किलो डिसऑर्डर हुआ है, मिसाल के तौर पे, आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए आप, ठीक है। तो ये एंट्रोपी कहलाती है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। ये एंट्रोपी जो है जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैपिटल एस से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, टेम्परेचर के, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एंट्रोपी सिस्टम की कम होगी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एंट्रोपी सिस्टम की ज़्यादा होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एंट्रोपी सिस्टम की ज़्यादा होगी। मतलब आप अगर तेज़ी से डिसऑर्डर करना चाहते हैं इस सिस्टम को तो फिर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई। तीसरी बात यहाँ पर एग्जाम्पल में उसने हमें दी है, एग्जाम्पल में उसने बताया है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स arrangement of particles are more disordered, are more disordered in gas, liquid than solid। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम देखें सॉलिड, लिक्विड, गैस के मुकाबले में, तो आपको एंट्रोपी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी गैस में, उससे थोड़ी कम जो है वो एंट्रोपी आपको नज़र आएगी लिक्विड में, और बहुत ही कम आपको नज़र आएगी सॉलिड में। समझ में आ रही है बात? मतलब पार्टिकल्स की बेतरतीबी, डिसऑर्डर्स ऑफ अ सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ पार्टिकल, डिसऑर्डर्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपको सबसे ज़्यादा गैस में नज़र आएगा, उससे कम लिक्विड में और बहुत ही कम सॉलिड में, ठीक है भाई। एंट्रोपी हो गया स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम से बाहर मत निकलिएगा, बार बार मैंने आपको समझाया है। हम किसको सिस्टम ले रहे हैं यहाँ पर? अभी
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सिस्टम के तौर पे हम ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर। मैं इसको अभी सिस्टम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है भाई। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अहमद भाई आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे यार आप नाम मेरा ले तो रहे हो, अहमद बोला तो रहे हो, फिर नाम क्यों पूछ रहे हो भाई। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए, ये बोल रहा है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट का मतलब है हालत। इस तरह मैटर की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है उसकी स्टेट की बात कर रहे हैं, सिस्टम की मौजूदा हालत की बात कर रहे हैं। करंट स्टेट, करंट स्टेट, या फिर हम इसको ये कहते हैं सर्टेन स्टेट, सिस्टम की एक ख़ास हालत, सर्टेन स्टेट, सर्टेन स्टेट, सिस्टम की एक ख़ास हालत, इन विच, जिसके अंदर, इन विच टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल आर नोन, आर नोन। तो आप कहेंगे इस सिस्टम को कि ये स्टेट ऑफ अ सिस्टम है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है वो सिस्टम है। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो इसका मतलब आपको क्या पता है, स्टेट ऑफ सिस्टम। आपको सिस्टम की स्टेट का पता है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम वो ख़ास स्टेट होती है, सिस्टम की वो ख़ास हालत होती है जिसके अंदर आपको इन चारों चीज़ों के बारे में मालूमात हो। ठीक है भाई। स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस, ये स्टेट फंक्शंस क्या हैं, वो फंक्शंस जो कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है स्टेट फंक्शंस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, एंथैल्पी भी जो है वो स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर जो है वो भी स्टेट फंक्शन है, और जो है वो, अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई और नेक्स्ट पेज पे चला गया था मैं। ठीक है भाई, इसको तो यहाँ तक ही रखें। ठीक है भाई, स्टेट ऑफ अ सिस्टम हो गया। अब टाइप्स जो हैं इसकी स्टेट ऑफ अ सिस्टम की ज़रा देख लीजिए। टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की स्टेट की टाइप्स कौन कौन सी, दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट, और दूसरी हमारे पास होती है फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। अब आप समझ गए होंगे इनिशियल स्टेट सिस्टम की वो स्टेट होती है, सिस्टम की वो हालत होती है जिसमें अभी आप कोई चेंज नहीं लेके आए, और फाइनल स्टेट जो है वो सिस्टम की वो हालत होती है जो चेंज के बाद आप देख रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल स्टेट बिफोर चेंज, स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर चेंज, और फाइनल स्टेट जो है वो हमारे पास क्या है, आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी क्या है, एग्जाम्पल में हमारे पास ये H1 है, ये क्या है, इनिशियल एंथैल्पी, इनिशियल एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट कंटेंट, ये आगे टॉपिक आ रहा है अभी। ठीक है, इनिशियल एंथैल्पी, इब्तिदाई एंथैल्पी, इब्तिदाई हीट कंटेंट, इब्तिदा में सिस्टम के पास टोटल कितनी हीट थी उसको हम कहेंगे इनिशियल एंथैल्पी। तो हीट कंटेंट जितना भी होता है किसी सिस्टम के पास, इनडायरेक्ट वे में हम उसको कहते हैं एंथैल्पी। अगर मैं कहता हूँ इसकी एंथैल्पी बताएं मार्कर की, तो मैं आपसे इनडायरेक्ट वे में ये पूछ रहा हूँ कि इस मार्कर के अंदर जितनी हीट है
आप मुझे बता दें कि इस मार्कर के पास अभी कितनी हीट है इसको टेम्परेचर देने से पहले। और जब मैं इसको नोट कर लूँगा इसकी एंथैल्पी, इसके पास मौजूदा हीट कितनी है, उसके बाद मैं इसको उठा के डीप फ्रीज़र में रख दूँगा, फ्रिज में रख दूँगा। 10 मिनट बाद मैं इस मार्कर को निकालूँगा तो क्या होगा, इसकी अब जो है वो एंथैल्पी में चेंज आ जाएगा, इसके टोटल हीट कंटेंट में चेंज आ जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? क्योंकि ये ठंडा हो चुका होगा। तो दो स्टेट इसकी हो गई। पहले इनिशियल स्टेट थी जब आपने इसको डीप फ्रीज़र में नहीं रखा था, उस वक्त इसकी एंथैल्पी कुछ थी, और जब आपने डीप फ्रीज़र में रख दिया 10 मिनट बाद इसको बाहर निकाला मार्कर को, अब इसकी फाइनल स्टेट आपके सामने आ गई। ठीक है, तो इनिशियल एंथैल्पी जो है उसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम, H1, और H2 जो है उसको हम कहते हैं फाइनल एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी। अब इनके दरमियान चेंज क्या आया, मिसाल के तौर पर इसका टेम्परेचर की तो बात नहीं करूँगा, मतलब इसके पास जो हीट कंटेंट था, आपको पता है हीट को जो है वो कैलोरी में भी मेजर करते हैं, जूल में भी। सपोज़ करते हैं कि इसके पास हीट कंटेंट जो है वो था 50 जूल्स H1, और जब आपने इसको डीप फ्रीज़र में रख दिया इस मार्कर को और 10 मिनट बाद निकाला, अब जो है इसके पास है 30 जूल्स H2। अब मैं आपसे पूछता हूँ डेल्टा H चेंज क्या आया, तो 50 में से माइनस करेंगे आप 30। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो 20 जूल्स आपके पास जवाब आएगा। तो आप कहेंगे कि ये चेंज आया है, ये चेंज आया है कि 20 जूल्स का चेंज आ गया इसकी एंथैल्पी में, इसके हीट कंटेंट में, इसके पास हीट की मिकदार में 20 जूल्स का फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो ये H1 जो है इनिशियल एंथैल्पी, H2 जो है वो फाइनल एंथैल्पी। ठीक है भाई, और डेल्टा H जो है वो क्या है, H2 माइनस H1, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है भाई, अब चलते हैं स्टेट फंक्शन की तरफ जो कि रह गया था। ठीक है, 7वां थर्मोडायनामिक। स्टेट फंक्शन सच एज इंटरनल एनर्जी। स्टेट फंक्शन ज़रा नोट कर लीजिए आप। फंक्शंस, ये भी फंक्शंस हैं, फंक्शंस सच एज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एटसेट्रा, एटसेट्रा, डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, initial state of system and final state of system, final state of system। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। मतलब स्टेट फंक्शन ऐसे हैं जैसे कि इंटरनल एनर्जी जो है, इसी मार्कर को अगर मैं मिसाल बना के पेश करूं, इसको फ्रिज में रखने से पहले और फ्रिज में रखने के बाद, तो इंटरनल एनर्जी जो है इस मार्कर की मिसाल के तौर पर 50 जूल्स थी, और मार्कर से निकालने के बाद और फ्रिज से निकालने के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो 10 जूल्स जो हो गई है। तो ये इसकी इनिशियल स्टेट थी, ये इसकी फाइनल स्टेट थी। तो आपसे पूछा जाए कि ये 50 से जो 10 जूल पे आ गई इसकी स्टेट, इसकी इंटरनल एनर्जी जो 50 से 10 जूल्स पे इंटरनल एनर्जी इसकी आ गई, ये कैसे आ गई?
तो इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा कि ये कैसे आई, इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। स्टेट फंक्शंस जो हैं वो इस चीज़ का जवाब नहीं देते। स्टेट फंक्शंस जो काम करते हैं वो सिर्फ इनिशियल स्टेट पे काम करते हैं सिस्टम की, और फाइनल स्टेट पे काम करते हैं सिस्टम की। ये बीच का जो सिस्टम है, बीच में जो चेंज जो आया है, इसके ऊपर बात नहीं करते। मिसाल के तौर पर ये अभी आप देख लें कि इंटरनल एनर्जी पहले 50 थी, इसके ऊपर काम होगा। फाइनल स्टेट 10 जूल्स थी, इसके ऊपर काम होगा। एंथैल्पी की अगर हम बात करें, हीट ख़ास तौर पर इंटरनल एनर्जी ये टॉपिक है, आगे डिस्कस होगा। एंथैल्पी जो है 70 जूल्स थी इनिशियल स्टेट में, फाइनल स्टेट में जो है एंथैल्पी 20 जूल्स हो गई। टेम्परेचर पहले जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। वॉल्यूम जो है पहले आपके सिस्टम का 50 क्यूबिक डेसीमीटर था, अब जो है इसका वॉल्यूम जो है वो 40 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। तो सिर्फ ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं सिस्टम की, ठीक है, ये चेंज आया कैसे, इसके ऊपर ये कोई बात नहीं करेंगे। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये जो फंक्शंस हैं इनके ऊपर काम किया जाता है इस बुनियाद पर कि सिस्टम की इब्तिदा में क्या हालत थी चेंज से पहले, और चेंज आने के बाद इसकी क्या हालत है। पाथ को डिस्कस नहीं किया जाता। पाथ जिसके ऊपर, उस रास्ते के ऊपर जिस पर ये चेंज आया है, उसको डिस्कस नहीं किया जाता। पाथ डज नॉट, पाथ इज़ नॉट डिस्कस्ड। रास्ते के बारे में कोई बात नहीं की जाती, ठीक है भाई। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, तो ये सारे स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, इसको नोट कर लें, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, अब इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 8 जो कि आपको बहुत डिस्टर्ब करता है ना, एंथैल्पी कैपिटल H ऑफ सिस्टम। इसका आसान सा मतलब है टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ सिस्टम। एनर्जी एक सिस्टम के पास सिर्फ हीट की शक्ल में ही नहीं होती, ये बात आप याद रखिएगा। एक सिस्टम के पास एनर्जी जो है वो हीट के अलावा दीगर शक्लों में भी होती है, दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी, दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी एक सिस्टम के अंदर होती हैं, सिर्फ हीट ही नहीं होती। तो जब आप इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, इंटरनल एनर्जी की, तो उसमें सारी एनर्जीज़ आ गई, हीट एनर्जी भी आ गई, वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, सब आ गया। लेकिन जब आप एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो उन सारी एनर्जीज़ में से आप सिर्फ हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एंथैल्पी जो है टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम है, सिर्फ जो हीट एनर्जी को डिस्कस करता है, दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं इसके अंदर उसको डिस्कस नहीं करता, ठीक है भाई। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मीन्स इसके दो मतलब, इंटरनल एनर्जी कि अगर आपको टोटल हीट कंटेंट चाहिए तो इंटरनल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट मतलब द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए, उसको आप मल्टीप्लाई करें, उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो चाहिए आपको, और आपको इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको पता चलेंगी तब जाके आपको टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम पता चलेगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो उसमें अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी आती हैं, लेकिन एंथैल्पी अगर फाइंड आउट करनी है टोटल हीट कंटेंट, तो उसमें फिर इंटरनल एनर्जी को भी लेके आ रहे हैं जिसमें अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। वजह क्या है, क्योंकि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कोई सी भी हो, उसका एंड जो होगा ना वो हीट एनर्जी पर ही होगा, ठीक है, ये बात है। अब यहाँ से इसका जो है वो आपको पता है डेरिवेशन है। एंथैल्पी जो है उसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इंटरनल एनर्जी को E से, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को PV से।
तो अगर आपको टोटल हीट कंटेंट किसी सिस्टम का पता चलाना है तो उसके लिए उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है ये पता होना चाहिए आपको, उस सिस्टम का प्रेशर क्या है ये पता होना चाहिए आपको, और उसका वॉल्यूम क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको। ये देखें, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। पाथ से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है भाई। अच्छा, और इसके अंदर क्या बात है, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं, आप देख लीजिए। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, प्रेशर जो है वो ये भी स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी का क्या कोई यूनिट भी है? जी बिल्कुल है। तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच या एच को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आप इसको कैलोरी में मेजर करेंगे, कैलोरी में, और जूल, या फिर आप इसको जूल में मेजर करेंगे। जूल में अगर मेजर करेंगे तो ये SI सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल्स होते हैं? 4.18 जूल्स होते हैं। ठीक है भाई। वैसे आम तौर पे हम जूल्स में मेजर नहीं करते, बल्कि किलो जूल्स पर मोल जो है वो लेते हैं, क्योंकि जूल जो है वो बहुत छोटा फैक्टर है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी टाइम जो है वो इस लेक्चर को होते हुए सेकंड्स में बताएं, तो आप उलझन का शिकार होंगे कि सर सेकंड्स में बताना तो बड़ा मुश्किल है, आपको घंटों में, मिनट्स में बता देते हैं, क्योंकि सेकंड्स बहुत छोटा यूनिट हो जाता है। तो जूल जो है वो छोटा यूनिट हो जाता है, इसीलिए जूल में नहीं, किलो जूल पर मोल लेते हैं। किलो जूल्स पर मोल यूनिट लेते हैं किसका? एंथैल्पी का। सेल्फ असेसमेंट देख लें भाई, 2 सवाल पूछे गए हैं सेल्फ असेसमेंट के अंदर, अपनी बुक में आप देख सकते हैं। पहला सवाल जो उसने पूछा है आपसे वो तो पूछा है एंथैल्पी क्या है ये बता दीजिए और यूनिट बता दीजिए एंथैल्पी का। तो एंथैल्पी का यूनिट तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये सेल्फ असेसमेंट है। तो पहला सवाल आपसे एंथैल्पी का पूछ रहा है। एंथैल्पी मैं आपको अभी बता चुका हूँ क्या है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसी में उसने दूसरा सवाल किया है कि इसका यूनिट बता दीजिए। तो इसका यूनिट है, इसको, इसके यूनिट जो है वो कैलोरी में भी हम इसको लेते हैं। एंथैल्पी को कैलोरी में भी मेजर किया जाता है, एंथैल्पी को जो है वो जूल्स में भी मेजर किया जाता है, एंथैल्पी को किलो जूल्स में भी मेजर किया जाता है। दूसरा सवाल जो उसने पूछा है कि स्टेट फंक्शन बता दीजिए, इनमें से कौन से स्टेट फंक्शन हैं और कौन से स्टेट फंक्शन नहीं हैं। तो वर्क जो है कैपिटल W ये, और जो है ये इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कैपिटल E, ये दोनों जो हैं ये नॉट स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है भाई, वर्क भी नहीं है और इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन नहीं है। लेकिन जो एंथैल्पी है ये स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी ये स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम है ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है भाई। पार्ट 3 में फिर हम मिलेंगे, हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस को पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।